दिल्ली सल्तनत के इतिहास में ना एक सुल्तान ऐसा हुआ जिसके बिना ये कहानी ही अधूरी है। एक ऐसा सुल्तान जिसने एक बिखरती हुई सल्तनत को अपनी फौलादी पकड़ से दोबारा एक कर दिया, और वो नाम था गियास उद्दीन बलबन। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, बलबन कोई ऐसा नहीं था जो रातों रात सुल्तान बन गया हो। नहीं, तख्त तक पहुंचने का उसका जो सफर था ना, वो बहुत लंबा और कह सकते हैं बहुत सोचा समझा था। यहाँ जरा तारीखों पर गौर कीजिए। पूरे 20 साल। सोचिए, सुल्तान बनने से पहले बलबन ने 20 साल वजीर बनकर सल्तनत की एक एक नब्ज को समझा। उसने धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे सारी ताकत अपने हाथों में इकट्ठे की। तो जब 1266 में वो तख्त पर बैठा ना, तो वो सिर्फ एक नया सुल्तान नहीं था, वो उस वक्त सल्तनत का सबसे तजुर्बेकार और सबसे ताकतवर इंसान था। सुल्तान बनने से पहले बलबन को लोग उलुग खां के नाम से जानते थे, और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये तुर्की सरदारों के बीच उसकी हैसियत, उसके रुतबे का सबूत था। और कमाल की बात देखिए, वो उसी ताकतवर गुट का हिस्सा था जिसे वो बाद में जड़ से उखाड़ फेंकने वाला था। अच्छा, तो जब बलबन को तख्त मिला तो उसे विरासत में क्या मिला होगा? कोई फूलों का सेज नहीं, बल्कि कांटों का ताज मिला था। एक ऐसी सल्तनत जो चारों तरफ से बस खतरों में ही घिरी हुई थी। उस वक्त बलबन के सामने समझिए कि 3 बड़े राक्षस खड़े थे। एक तो थे उसके अपने ही सरदार, जो चाहते थे कि सुल्तान बस उनकी कठपुतली बना रहें। दूसरे, सरहद पर मंगोल, जो किसी भी पल हमला करके सल्तनत को निगल सकते थे। और तीसरे थे देश के अंदर के चोर, डाकू और बागी, जिन्होंने आम लोगों का जीना मुश्किल कर रखा था। और इन सब में ना सबसे बड़ा खतरा तो घर के अंदर ही था। तुर्कान चहलगानी, जिसे चालीसा का गुट भी कहते हैं। ये वही 40 तुर्की सरदार थे जिन्हें कभी सुल्तान इल्तुतमिश ने अपनी ताकत बनाया था, पर अब ये किंग मेकर बन गए थे। अपनी मर्जी से सुल्तान बनाते, अपनी मर्जी से हटा देते। बलबन ये बात बहुत अच्छे से समझता था कि अगर सल्तनत का असली सुल्तान बनना है तो सबसे पहले इन 40 सरदारों की कमर तोड़नी होगी। तो सवाल ये है कि बलबन इन सब मुश्किलों से निपटा कैसे? उसने एक ऐसी पॉलिसी अपनाई जो इतिहास में रक्त और लौ, यानी ब्लड एंड आयरन के नाम से जानी गई। हाँ, ये क्रूर थी, बेरहम थी, लेकिन शायद उस वक्त के हिसाब से यही जरूरी भी था। और ये सिर्फ नाम नहीं था, रक्त और लहू का सीधा सा मतलब था दुश्मनों के लिए सिर्फ तलवार, और विद्रोहियों के लिए हद से ज्यादा सख्ती। बलबन का मानना था कि इज्जत मिले ना मिले, खौफ जरूर होना चाहिए। और उसने ये तय किया कि सल्तनत के कोने कोने में, हर सरदार और हर डाकू के दिल में सुल्तान का खौफ बैठ जाए। बलबन का प्लान बिल्कुल क्लियर था, एकदम स्टेप बाय स्टेप। उसने एक एक करके हर दुश्मन को रास्ते से हटाया। सबसे पहले तो उस चालीसा के गुट को तोड़ा, फिर पूरे सल्तनत में जासूसों का ऐसा जाल बिछा दिया कि कोई साजिश सिर उठाने से पहले ही खत्म हो जाए। दिल्ली के आसपास डाकुओं का सफाया करने के लिए मिलिट्री पोस्ट बनाई, और सबसे जरूरी काम, एक ऐसी रॉयल आर्मी तैयार की जो किसी सरदार की नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सुल्तान की वफादार हो। और यहीं पर बलबन की दूर की सोच नजर आती है। उसने दीवान-ए-अर्ज नाम से एक अलग मिलिट्री डिपार्टमेंट ही बना दिया। इसका काम सिर्फ फौज को मैनेज करना नहीं था। इसका असली मकसद ये पक्का करना था कि फौज की लॉयल्टी किसी अमीर या सरदार के लिए नहीं, बल्कि सीधे सुल्तान के लिए हो। और ये वाकई एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम था। पर बलबन ये भी जानता था कि हुकूमत सिर्फ तलवार के जोर पर हमेशा नहीं चलती। अपनी इस तानाशाही को सही ठहराने के लिए उसे एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा की भी जरूरत थी। और यहीं से उसने राजशाही का एक बिल्कुल नया सिद्धांत तैयार किया। देखिए, बलबन से पहले क्या होता था? सुल्तान को बस सबसे ताकतवर सरदार माना जाता था, मतलब फर्स्ट अमंग इक्वल्स। लेकिन बलबन ने इस पूरी सोच को ही पलट कर रख दिया। उसने ऐलान किया कि सुल्तान कोई आम इंसान है ही नहीं, वो तो जिल-ए-इलाही है, यानी इस धरती पर खुदा की परछाई। बस इस एक आइडिया ने सुल्तान का दर्जा सरदारों से उठाकर सीधे भगवान के पास पहुंचा दिया। और अपने इस नए स्टेटस को दिखाने के लिए उसने ईरानी दरबार से एक रस्म उठाई और लागू कर दी, सिजदा। इसका मतलब था कि दरबार में आने वाले हर सरदार को सुल्तान के सामने जमीन पर पूरा लेट कर सजदा करना होगा। ये उन सरदारों का घमंड तोड़ने का सबसे असरदार तरीका था। और बात सिर्फ सिजदा पर नहीं रुकी, एक और रस्म लागू की गई, पेबूस।
इसमें सरदारों को सुल्तान के पैर चूमने पड़ते थे। जरा सोचकर देखिए, वो तुर्की सरदार जो कल तक खुद को सल्तनत का मालिक समझते थे, अब उन्हें सुल्तान के पैरों में झुकना पड़ रहा था। ये सिर्फ रस्में नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल खेल था, ताकत दिखाने का। इसके अलावा बलबन ने एडमिनिस्ट्रेशन पर भी अपनी पकड़ मजबूत की। उसने जानबूझकर बड़े बड़े पद सिर्फ तुर्की नस्ल के सरदारों को दिए और इंडियन मुस्लिम्स को पावर से दूर रखा। उसका मकसद साफ था, एक ऐसा रूलिंग क्लास तैयार करना जो नस्ल से भी और वफादारी से भी सिर्फ और सिर्फ उसका हो। तो बलबन ने सिस्टम तो बना दिया, सल्तनत को मजबूत भी कर दिया, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, उसकी ये विरासत, उसकी ये लेगेसी कितनी टिकाऊ थी? क्या डर और खौफ की नींव पर खड़ा किया गया कोई साम्राज्य सच में टिक सकता है? नहीं, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि बलबन ने सल्तनत को टूटने से बचाया। उसने एक मजबूत फौज बनाई, सरदारों की साजिशों को खत्म किया और लॉ एंड ऑर्डर को वापस पटरी पर ले आया। बल्कि उसके दौर में दिल्ली मंगोलों के हमले से भागे हुए विद्वानों और आर्टिस्ट्स के लिए एक सेफ हेवन, एक महफूज पनाहगाह बन गई थी और इस्लामिक कल्चर का एक बड़ा सेंटर भी। लेकिन कहानी का अंत देखिए, इतनी सख्ती और इतनी मेहनत के बाद भी बलबन का बनाया सिस्टम उसी के साथ ही खत्म हो गया। उसके जो वारिस थे वो कमजोर निकले, कुछ ही साल गुजरे और उनकी हुकूमत चली गई और सल्तनत पर खिलजी वंश का कब्जा हो गया। बलबन का जो खौफ का साम्राज्य था वो उसी के साथ दफन हो गया।